नहीं, बिल्कुल वो उनको अमेठी में पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बार बार वो अपना जगह ही बदलते रहते हैं। पिछली बार के इलेक्शन में उन्होंने दूसरी जगह से किया, उसके पहले वो फिर आए थे अमेठी, वहाँ भी हार गए। अभी दोबारा आ रहे हैं, देखिए वहाँ की क्या स्थिति बनती है। वहाँ के लोग जो है वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ से मत करिए, यहाँ पे आपने बहुत विकास कर दिया है, इतना विकास हमसे हजम नहीं हो रहा है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि एक बार हारने के बाद दोबारा वहीं आ रहे हैं। बाकी देखिए लोगों का क्या विचार है, लोग तो कह रहे हैं, उनके कानों तक बात जा नहीं रही है। अभी हारी थी, हारने का मतलब थोड़ा होगा अपना क्षेत्र छोड़ देंगे हम। ये कांग्रेस देन है, कांग्रेस ने शिक्षा लाया, इंदिरा गांधी ने गेहूं लाया विदेश से, जो आज ये खा रही हैं, जो आज बात कर रही है मैडम हमारी। अब ये बोल रहे हैं, इनकी बात सुन लीजिए आप कि यहाँ के किसान खाली बैठे हैं आराम से, विदेश से गेहूं आता है, विदेश से चावल आता है, विदेश से चीनी आता है। अब जो पहले ही किसानी ने कृषि प्रधान देश नहीं, अरे मैं वही कह रही हूँ ना, जैसे नेता वैसे कार्यकर्ता, वही बात है इनकी। तो अमेठी से क्यों भाग जा रहे हैं? अमेठी में तो उनका गढ़ था, अमेठी से वहाँ से कैसे उनका अमेठी से कल पर्चा 1 बजे दाखिला है उनका। ताल ठोकेंगे दोबारा? कल ताल ठोकेंगे, अमृता रानी भाग रही हैं। वहाँ की जनता ने एक बार क्या हरा दिया, वो वहाँ से भाग। अरे आप ये भाग नहीं रहे हैं। वहाँ की जनता कह रही थी नामांकन करके चले जाएं। उन्हीं अमृता ईरानी थी, जब जो कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने अपने कंधे पर गैस लेके घूम रही थी, ठीक है। उन्हीं अमृता ईरानी कहीं 13 रुपए में चीनी मिलेगी। और उसी स्मृति ईरानी को जनता ने छून लिया। आपके चैनल के माध्यम कहना चाहता हूँ, आप चैनल वाले हैं, आप खुद ही मालूम होगा वहाँ की जनता क्या कह रही है। क्या सर कह रहे हैं कि दोबारा ताल ठोकेंगे और जीत जाएंगे राहुल गांधी? नहीं, वो मैंने बोला ना कि दोबारा ताल ठोकेंगे। नामांकन करके सिर्फ चले जाएं, बस वहाँ प्रचार करने की कोई जरूरत प्रचार करने की जरूरत नहीं है अमेठी में। कोई जरूरत नहीं होगी। राहुल गांधी उनको इतनी गर्मी में कहाँ प्रचार करेंगे, कहाँ जनता के बीच में जाएंगे? करेंगे, उनको जरूरत मौका कहाँ है। राष्ट्रीय वैसे ही आए वो हमारे आप तो अक्सर कह रहे हैं कि भाई दोबारा आ रहे हैं, उनको तो अमेठी में पैर रखने की जरूरत भी नहीं है, जनता तो उन्हें नहीं, बिल्कुल वो उनको अमेठी में पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बार बार वो अपना जगह ही बदलते रहते हैं। पिछली बार के इलेक्शन में उन्होंने दूसरी जगह से किया, उसके पहले वो फिर आए थे अमेठी, वहाँ भी हार गए। अभी दोबारा आ रहे हैं, देखिए वहाँ की क्या स्थिति बनती है। वहाँ के लोग जो है वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ से मत करिए, यहाँ पे आपने बहुत विकास कर दिया है, इतना विकास हमसे हजम नहीं हो रहा है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि एक बार हारने के बाद दोबारा वहीं आ रहे हैं। बाकी देखिए लोगों का क्या विचार है, लोग तो कह रहे हैं, उनके कानों तक बात जा नहीं रही है। अभी हारी थी, हारने का मतलब थोड़ा होगा अपना क्षेत्र छोड़ देंगे हम। वो क्षेत्र छोड़ दिया, नहीं छोड़ा उसने, अभी नहीं छोड़े हैं, वो फिर कूद रहे कल मैदान के। कल 1 बजे जीत जाएंगे, करना है, बम्फर वोटों जीतेंगे, जनता कह रही वहाँ की है। आप चैनल वाले हैं, आपको सब मालूम होगा वहाँ जनता क्या चिल्ला रही। ईरानी ने कुछ नहीं क्या चिल्ला रही? ईरानी ने कोई काम नहीं किया है। 13 किलो उन्होंने जो है 13 रुपए में जो है चीनी देने का वादा किया था। कह रहे ईरानी ने मेडिकल जीती थी। देखिए कह रहे राहुल गांधी जो है वो जीतेंगे और स्मृति ईरानी ने कुछ काम ही नहीं किया है। देखिए स्मृति ईरानी ने कहा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, 10 साल में कहा बीजेपी ने कुछ किया, बस को वही छोटे मोटे कुछ वादे थे जो पूरे कर दिए। बाकी इनके वादे तो मुझे लग रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, इनके सिर्फ वादे माइक तक ही क्यों रह रहे हैं, आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, नीचे क्यों नहीं पहुँच रहा है हम तक। इनके वादे सिर्फ जाति धर्म, इनके वादे सिर्फ ऊपर ऊपर ही रह जाता है, नीचे आते आते नहीं आ रहा है। जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हम मॉडर्न पूछना चाहते, पढ़ाई कहाँ से किया, ये स्कूल किसने दिया, पढ़ाई लिखाई किसने दिया। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है आपको क्या लगता है? देन है जो आज ये पढ़ी लिखी कहीं पर बात कर रही हैं। आज ये कांग्रेस देन है, कांग्रेस ने शिक्षा लाया, इंदिरा गांधी ने गेहूं लाया विदेश से, जो आज ये खा रही हैं, जो आज बात कर रही है मैडम हमारी। अब ये बोल रहे हैं, इनकी बात सुन लीजिए आप कि यहाँ के किसान खाली बैठे हैं आराम से, विदेश से गेहूं आता है, विदेश से चावल आता है, विदेश से चीनी आता है। अब जो पहले ही किसानी ने कृषि प्रधान देश नहीं, अरे मैं वही कह रही हूँ ना, जैसे नेता वैसे कार्यकर्ता, वही बात है इनकी। इनको ये विदेश से शुरू होते हैं, विदेश तक खत्म हो जाता है। पहले एक नहीं चला था आलू से सोना निकल रहा था, वैसे ही विदेश से इनका चावल आ रहा है। यहाँ के किसान जो है 70 साल से बैठे हुए हैं आराम से। आपने एसी लगवाई थी राहुल गांधी ने पिछले जमाने में एक बार एसी टाइल्स भी लगवा, टाइल्स वाइल्स सब लगवा दी थी वहाँ खेतों में। और खेती जो है वो बाहर से हो रही है, कृषि प्रधान देश तो हम ऐसे ही बन गए हैं। कैसी कैसी ये लोग बातें करते हैं, आप खुद सुन लीजिए। कोई सुन के हंस देगा, वहाँ से एक छोटा बच्चा सुनेगा ना, उसे भी पढ़ाया जाता है कि एग्रीकल्चर क्या है। इनका मैनिफेस्टो कहता है कि हम कृषियों को, हम कृषि में इनका जो लोन जो है वो माफ़ कर देंगे। और ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो है गेहूँ लाई। ये मैंने आपके मैनिफेस्टो में एक बात देखी है, आप ये कह रहे हैं कि भाई हम किसानों की जो सारी मांगे हैं वो मांगे हम पूरी कर देंगे।
जब इससे पहले आपको 2009 में, सुनो मेरी बात, किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था। एमएसपी की बात कर रही कांग्रेस पार्टी की, एमएसपी देगी देगी सबकी सभी फसलों पे। अरे भाई सुनिए मेरी बात, आप पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, इन्होंने जो है कांग्रेस ने जो पूरा किया है, और 9000 में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है। 14 से पहले जब ये सत्ता में थे, मनमोहन सरकार थी, तो ये एमएसपी लागू कितना कर्जा माफ किया? सिर्फ उद्योगपतियों का, उद्योगपतियों को माफ किया बीजेपी ने। किसानों का, हर गरीब का, किसी का कर्जा किसानों करेंगे, वादा है ये। पंजाब में तो क्या नहीं। मैं कह रही हूँ कि अभी इन्होंने जो कहा है एमएसपी, इनसे पूछिए एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरी चीज़ इनसे पूछिए कि जो क्या होता है एमएसपी का फुल फॉर्म क्या? अभी नहीं बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, ये ज़्यादा पढ़िए ना। बात आई अभी। आपको सच में पता है कि नहीं पता MSP? नहीं हमें नहीं मालूम है, ये नहीं पूछिए आप, मैडम से पूछिए आप। और बाकी दूसरी चीज़ सुनिए कि अभी जो 3 किसान बिल आए, उसमें सबसे पहले किसानों को यही अधिकार मिला कि वो जो है अपना बेच खरीद सकते हैं कहीं भी जगह पे। उनको दूसरा हक ये मिला कि उनके जो भी खराब जो उनके क्रॉप्स हो जाएंगे, उनका कर्जा उन्हें नहीं, उनको वो पैसा नहीं देना रहेगा। तीसरे बिल में इन लोगों ने इतना भड़का दिया, वहाँ के किसान जो है वो इतने उतारू हो गए कि उन्हें बिल वापस देनी पड़ी, जबकि वो भी उनके हित में थी। दूसरी देखिए, जब तानाशाह आप कह रहे हैं और वो तानाशाह बिल वापस ले रहा है। तानाशाही, मैं इनको बताऊं कि तानाशाह कौन सा था। तानाशाह हिटलर हुआ करता था, जो एक बार बोल देना वही होता था। अगर ऐसी तानाशाही है कि आप यहाँ खड़े होकर बोल सकते हैं, यहाँ मैं एक लड़की हूँ, मैं 8 बजे रात में यहाँ खड़े होकर बोल सकती हूँ, तो ऐसी तानाशाही मुझे बहुत पसंद आ रही है। तानाशाह हुआ जो बिल वापस ले लेता है। नहीं, आपकी मोदी सरकार बन गई तो ये तानाशाही तब आएगी, यहाँ पर यहाँ खड़े नहीं सकते हम लोग फिर। अच्छा, वही ना चुनाव होगा ना कुछ होगा, सिर्फ जैसे चीन जैसा होगा। इसमें आप कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार जीत जाती है तो देश में चुनाव खत्म कर देंगे और तानाशाही लागू कर देंगे। तानाशाही लागू बिल्कुल हो जाए। देखिए, पहले यही इनको समझाने की ज़रूरत है कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव किस आधार पर ख़त्म करेंगे। कुछ तो संविधान वो भी पढ़े लिखे हैं। बाकी दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली, उद्योगपति वाली जो बात बोली, 2G घोटाला भी तो उद्योगपति के साथ ही था ना, 3G घोटाला भी उनके साथ था, कोयला घोटाला भी उन्होंने कराया, जमीन भी वही गिरवी रखवा रहे थे, बातें भी उनकी ऊंची ऊंची थी, 370 भी वही हटवा रहे थे, उन्होंने तो वो लाइन ही एमिट करवा दी थी। तो ये किस उद्योगपति की बातें कर रहे हैं? और फिर इनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं कि हम जो है प्राइवेटाइजेशन पर नहीं जाएंगे, हम जो है नेशनलिस्ट बने रहेंगे, हम जो सिर्फ सरकार, अभी 1-1 लाख की इन्होंने बात कही, किस आधार पर ये 1 लाख रुपए ला कर देंगे हर साल? कैसे ये दे देंगे? कौन सा ऐसा ये फॉरेन पॉलिसी डेवलप करेंगे, फॉरेन रेवेन्यू ऐसा क्या जनरेट ये कर देंगे कि ये 1-1 लाख रुपए रोज लाकर, ये हर साल लाकर दे पाएंगे? ऐसा क्या करने वाले हैं कि 1-1 लाख रुपए हर साल गरीब महिलाओं को आप दे देंगे, एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे? तो इससे पहले जो इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे दे रहे थे, आज अचानक से राहुल गांधी के पास ऐसे कौन सी चढ़ी आ गई कि एक झटके में खत्म कर देंगे? उनका अपना वो है, बात हुई है एजेंसियों से, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने कितना कर्जा ले लिया, पहले कितना कर्जा था, विदेशों से कर्जा लिए, कहाँ से आएगा? तो महाराज अमेरिका के ऊपर भी है, और कर्जा तो भारत से भी डबल कर्जा अमेरिका के ऊपर भी है, लेकिन अमेरिका तो तरक्की कर रहा है। ये कर्जा कहाँ जाएगी आप बताओ जरा। कर्जा तो अमेरिका के ऊपर भी है, जर्मनी के ऊपर भी कर्जा है। सबसे कर्जा लिए उन्होंने, कैसे ले लिए, कहाँ? विदेश बैंक से तो सभी देश कर्जा लिए है ना। ये सिर्फ फर्जी काम है। अमेरिका जैसा देश कर्जा लिया हुआ है और ये कह रहा है कि कर्जे का मतलब होता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। युवाओं को इन्होंने कितना नौकरी दे दिया आप जब से बने 10 साल में? पहले आप बताइए जरा। बड़ा सबसे मुद्दा यही होगा नौकरी का। यहाँ 7,000 में जो है झाड़ू लगवा रहे हैं लोगों से, वो बेचारे 5,000 का किराया यहाँ होता है, खाएंगे क्या? हाँ, ये नौकरी के मुद्दे पे कहते हैं भाई भाजपा यहाँ पर कुछ कर पाई है या नहीं कर पाई है। कह रहे मोदी जी नौकरी तो दे नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए। राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। देखिए, मैंने अभी ये चीज़ कही कि नौकरी का एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारी पॉपुलेशन से भी है, और क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि चाइना को भी पछाड़ चुके हैं हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारा लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं है। और सर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए? कंट्रोल होने के लिए तो लागू तो ही है, होना चाहिए ना। पहले 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे पैदा होते थे, वो तो आज भी हो रहे हैं। आज 2 बच्चे से ज्यादा, 3 बच्चे से ज्यादा कोई पैदा नहीं कर रहा है। हिंदुओं में नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में भी ऐसा। आज हम इंटरव्यू करके आते हैं, हम वहाँ पर अभी हाल ही में जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, हमने महिलाओं से पूछा, वो भी उन महिलाओं से जो मॉडर्न है, अभी आज के युग की हमारी उम्र की है। वो कह रही है 7-8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, और ये एक परिवार में पूरा का पूरा 9 बच्चे। अब आप सोचिए, 9 बच्चे हैं, वो बड़े होंगे, और जब उनसे पूछा जाता है वो बच्चे, वो बार बार तो कहते हैं वो अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। सब रोजगार, जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी क्या,
सुनिए मेरी बात। नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं कि जो बच्चे पैदा हुए वो अल्लाह के देन है? क्या अब आपका शुभ नाम क्या है सर? वासुदेव। वासुदेव जी, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, वो अल्लाह की देन है, लेकिन उन बच्चों को रोजगार देना है, उन बच्चों को वो मोदी जी देखिए, हिंदुओं में बच्चे 22 साल के 23 साल के हो जाते हैं, वो घूमते हैं, मौज करते हैं, खाते पीते हैं, बाप कमाई अपने। और मुसलमानों में इतना बड़ा बच्चा हो गया छोटा से, तो वो मैकेनिक काम कर रहा है, कहीं मोटरसाइकिल बना रहा है, कहीं कुछ। नौकरी सरकारी मांगेगा? क्या जी? सरकारी नौकरी मांगेगा वो? बोलेगा सरकारी नौकरी जो पढ़े लिखे हैं ना हिंदुओं के लड़के, वो मांगेंगे सरकारी नौकरी। पढ़े लिखे का तो हक बनता है। एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? पढ़े लिखे का तो हक बनता है ना मांगने का। मांगने का सबका होता है, मुसलमान हिंदू। सबका कैसे हो जाएगा? जो आप कह रहे हैं कि इतना सा है तभी से वो जो है पंचर बना रहा है, उस काम में लगा हुआ है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, उसका हक कहाँ से होगा? तो उनके पास ज्यादा बच्चे हो गए, बेचारे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ज्यादा बच्चे क्यों करने, फिर कम करिए ना। अगर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप क्या भाई साहब 200 की चीज खरीदने जाएंगे क्या? बताइए मुझे, मेरी बात का जवाब। हाँ, तब इंदिरा गांधी ने अब इसीलिए करवाया था ना। कौन सा काम? नसबंदी के बाद? हाँ, केवल हिंदुओं की क्यों हुई नसबंदी? सबकी हुई थी। कहाँ सबकी हुई? फिर ये जनसंख्या का ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? जो मौका 8-9 बच्चे सबकी हुई थी, ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम। मौका केवल हिंदू में ही मिला? ऐसा है, इनको अगर पता ना हो तो मौका केवल हिंदू में ही मिला? मौका अभी भी आपको सरकार देती है, बार बार बोलती है कि आप एक फैमिली प्लानिंग करिए, आप उस हिसाब से आगे बढ़िए, लेकिन इनको सुनना नहीं है। इनके अल्लाह के देन के बच्चे हैं और बाद में इन्हीं का 3-3 4-4 शादियां हो जाती हैं, इनके बच्चे जो है निकल जाते हैं, फिर ये सरकार, फिर इनके 10 बच्चे होते हैं, फिर ये सरकारी नौकरी मांगते हैं।